तो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगा दिया। देखो टिकटॉक पर बहुत सारे देशों ने बैन लगा दिया है, इवन भारत ने भी बैन लगा दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 8 से लेकर 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो टिकटॉक पर ऐप जो बैन है वो यूएसए ने लगाया। अब देखो इसके बारे में भी और डिटेल में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो वहाँ की संसद है उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके में टिकटॉक पर बैन लगा दिया। इनकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने फ़ोन में रख सकते हैं। जनता के लिए ये बैन अभी नहीं है, बल्कि बोला गया है राष्ट्रपति द्वारा कि 15 सितंबर तक जो टिकटॉक की जो ऑफिशियल कंपनी है वो या तो उसे टिकटॉक को यूएस की किसी कंपनी को बेच दे, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से भी बात चल रही है, या तो उसको बेच दे तो वो यूएस में चलता रहेगा, वरना वो बैन कर देंगे यूएस में भी। भारत में ये बैन हो चुका है और यूएस में भी अगर ये बेचा नहीं जाएगा तो बैन हो जाएगा। और अगर मैं आज तक की बात करूँ तो अभी तक तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि यूएस को टिकटॉक बेचा जा रहा है, यानी कि आप लोग मान सकते हो 15 सितंबर के बाद शायद हो सकता है यूएस में भी टिकटॉक बैन कर दिया जाए। बाकी देखो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं। ये टिकटॉक जो बैन हुआ है इंडिया में वो किस तरह अच्छा इनिशिएटिव है, बुरा है, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। अगला है भारत की पहली किसान रेल किन किन राज्यों के बीच में चलाई गई है। तो ये महाराष्ट्र से बिहार के चलाई गई है। ठीक है, देखो किसान रेल है क्या। देखो किसान रेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक होता क्या था, जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान लोग हैं उनकी जो फसलें हैं ना वो खराब हो जाती थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हर चीज़ को आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग तेल वगैरह है और घी है, दूध है, इन चीज़ों को बेचने के लिए बहुत दूर दूर तक अगर आप लोग जाओगे तो वो खराब हो जाती हैं रास्तें। तो इसीलिए ये पहली भारत की किसान रेल चलाई गई है, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि एक तरीके से कह सकते हो कोल्ड भी है, फ्रिज हाउस भी है। तो इस तरीके से आपकी जो फसलें हैं वो खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो रहा किसान रेल। बाकी देखो ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में पहली बार चलाई गई है, इनकी पहली ही ट्रेन है। ठीक है, और 2022 तक का इसका टारगेट है कि ये किसानों की आय को दोगुना कर दें। अब एक सवाल और आप लोगों के लिए बन जाएगा, मैं इसी में आप लोगों को बताता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक यानी कि किन किन स्टेशन के बीच में चलाई गई। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये चलाई गई है महाराष्ट्र का जो देवलाली है जो नासिक में पड़ता है, वहां से दानापुर, बिहार में दानापुर है, वहां तक ये ट्रेन चलाई गई है। डिस्टेंस थी लगभग 1519 किलोमीटर की, जो इसने 31 घंटे में कवर कर दी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो रेल मंत्री हमारे कौन है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, जो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे रेल मंत्री कौन है जिन्होंने इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है WTF स्पोर्ट्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेट लेवल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। अब देखो सुरेश रैना भारतीय टीम के सदस्य हैं, ठीक है, लेकिन हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया है 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ में, और अभी वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन अभी कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण वो IPL से भी शायद हट जाएंगे। बाकी देखो हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये T20 टीम की कैप्टन है भारत की वुमेन क्रिकेट टीम की। ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम जो है हमारी उसकी T20 टीम की कैप्टन है। आप लोगों के लिए एक छोटा सवाल, हमारे वनडे टीम की कैप्टन कौन है, आप लोग बताइएगा। महिला वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है। पुरुष के तो विराट कोहली है, लेकिन वनडे की आप लोग महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 3 बोथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है, हैंडलूम डे। देखो हैंडलूम डे होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मैं आप लोगों को पता होगा ना, हमारे देश में बहुत सारे मतलब इस तरीके से काम होते हैं, शिल्पकारी के एक तरीके से कह सकते हो, हैंडलूम के काम होते हैं, जहाँ पर मतलब बुनाई वगैरह इस तरीके से काम होते हैं, तो उनको हैंडलूम कहते हैं, इनकी हथकरघा कहते हैं। और इनको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इस कला को बाहर निकालने के लिए, हमारे देश में जो इतनी अच्छी कला है इसको ऊपर लाने के लिए, यानी कि इस कला को भी सम्मान मिले, लोग जाने पहचाने, तो उस चीज़ के लिए 7 अगस्त को डे मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में किस IIT शोधकर्ता को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये IIT खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उनको सम्मानित किया गया। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। आप लोग ये भी सोचा करो कि आखिरकार ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर किसी को अवार्ड दिया गया तो क्यों दिया गया। तो इनको अवार्ड क्यों दिया गया, तो इन्होंने धूप में सुखाने के लिए जो कपड़े छोड़े जाते हैं ना, जैसे कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले जाते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं ना उनमें गीले होते हैं, तो उनसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। उसके लिए एक यंत्र बनाया है जिसे बोला जाता है क्लीन एनर्जी रिसर्च। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये OHE लॉन्च किया है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। ये इसका नाम है।
ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि आज तक आप लोगों ने देखा होगा ना कि भारतीय रेलवे हमेशा लेट चलती थी, लेकिन उस चीज़ को सुधारने के लिए जो हमारा डिजिटल इंडिया की पहल है उसके तहत में ये OHE लॉन्च किया गया है, जिसके बाद जो ट्रेनें हैं वो ऑन टाइम चला करेंगी। अभी देखो हाल ही में 1 जुलाई 2020 को जो ट्रेन है ना 100%, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सारी की सारी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम चली थी, लेकिन ट्रेन भी कुल 201 थी। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं लेकिन कुल 201 ट्रेनें थी जो कि चलाई गई और सारी सारी ऑन टाइम चालू अपनी जगह पर पहुंच गई। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आप लोगों के लिए एक सवाल इससे भी मैं आप लोगों को दे दूं, नहीं चलो ठीक है आगे देते हैं। आगे मैं आप लोगों को सवाल दूंगा जो आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, आप लोगों को आता ज़रूर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। देखो ये दिख रहे हैं ना, यही है प्रदीप कुमार जोशी। UPSC क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और इसके नए चेयरमैन के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये IAS, IPS और IFS इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, और जो कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं। आप लोग भी को पता होगा UPSC काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी भी करते हैं। बाकी देखो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक बढ़ा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 18 महीने के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और ये पहले इसके चेयरमैन थे और अब इनका कार्यकाल जो है वो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके अगर चेयरमैन बदले गए हैं या उनके जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अब इन्हें भारत के कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो इनका जो अभी कौन थे हाल ही, मतलब जो कैग अभी है रिसेंटली में कौन थे? देखो दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती हैं कि अगर किसी को रिप्लेस किया है तो पहले कौन थे और अभी जो बने हैं वो कौन है। तो दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती है। तो इससे पहले राजीव महेशी जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये भारत के कैग थे। कैग क्या होता है? देखो कैग होता है कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD और CEO बनाया गया है? तो देखो ये PNB जो बैंक है ना उसी की एक ब्रांच है PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस, और इसके MD CEO और के रूप में हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद अब PNB हाउसिंग के MD और CEO का कार्यभार संभालेंगे। बहुत छोटी सी आम न्यूज़ है, आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बैंकिंग का जो करंट अफेयर्स होता है ना उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कंपेयर टू अगर आप SSC या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। बैंक के एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाएगा, तो बैंक में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है कि भारत की किस सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, आबादी भी बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। PM लेवल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू की गई है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक की जो गाड़ियाँ हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी, चार्जिंग पोर्ट वाली गाड़ियाँ आएंगी, जिससे कि होगा क्या, ट्रैफिक भी मतलब कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। जिसके लिए भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो भी खोला गया है दिल्ली में, जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सवाल, दिल्ली के राज्यपाल कौन है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आप लोग बताना कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है जिसके शीर्षक है अमेजिंग अयोध्या, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नीना राय के द्वारा लिखी गई। ये है नीना राय, ये है बुक का फ्रंट पेज। तो ये अमेजिंग अयोध्या इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि अयोध्या के बारे में मतलब वर्णन किया गया है कि उस टाइम पर राम सीता किस तरीके से मतलब रहा करते थे, या उस ज़माने की ज़िंदगी को समझाया गया है। उनके जो तथ्य हैं उनको समझाने में मदद करती है ये बुक अमेजिंग अयोध्या। तो आप लोग बुक वाले सेक्शंस होते हैं उनमें याद रखिएगा
कि बुक ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है नीना राय ने। ठीक है, बाकी देखो विजय कुमार चौधरी जो हैं इन्होंने सियासत में सदस्यता नाम से बुक लिखी है। यतीश यादव ये हैं, इन्होंने रॉ के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस। निरुपमा यादव विशेष कोड टू विन, जो कि एक बायोग्राफी है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में पुरस्कार मिला है, तो ये सनराइज और मुथुन दोनों को मिला है। ठीक है, देखो सनराइज एक डॉक्यूमेंट्री है और जो मुथुन है ये एक आप कह सकते हो एक तरीके से मलयालम फिल्म है। ठीक है, इसे बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में मिला है और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में लिया है। अब देखो दोनों फर्क क्या होता है, देखो जो फिल्म है ना वो फिक्शनल भी हो सकती है, यानी सोची समझी भी हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक सत्य घटना पर आधारित कोई बुक अगर बनाई जाती है, छोटी शॉर्ट फिल्म जो होती है ना उसे डॉक्यूमेंट्री बोला जाता है। और ये इसका 20वां एडिशन था जिसमें इनको अवार्ड दिया गया, इनके 1 और 2 बोथ दोनों इसका सही आंसर होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है DIIT को। DIIT की फुल क्या होती है, देखो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये भारत में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनती है उसमें ये काम करती है और इसको अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन कौन है इसके चेयरमैन हैं CP रामनारायण। तो ये चीज़ आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके रखिए। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो ये हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया। देखो है क्या, देखो एक तरीके से जो सरकारी विभाग में जो काम होते हैं ना उन सब का एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा कि कितने दिन क्या काम हुआ, कितने दिन क्या काम हुआ। एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ना स्कूल में एक रजिस्टर बनता है जिसमें कि टीचर्स अपनी प्रेजेंस लगाते हैं कि आज उन्होंने क्या पढ़ाया, आज उन्होंने क्या पढ़ाया। इसी तरीके से आपको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग भी इस तरीके से काम करेंगे कि आज उन्होंने क्या काम किया, कितनी फाइलें पास की, कितना सर्वे किया, कितना मतलब क्या वर्क हुआ, तो वो सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये हर्ष कुमार भनवाला को चुना गया है। हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया जो फाइनेंस लिमिटेड है उसके कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे ना। बढ़ते हैं आगे। बाकी देखो अशोक लवासा ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। बढ़ते हैं आगे। ओके, अगला है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी इनके वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाए जाते हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे, देखो ट्राइबल क्या होते हैं, जो आदिवासी कबीले होते हैं बहुत सारे, एक तरीके से कह सकते हो कि जंगलों के पास या जंगलों में बहुत सारी आबादी रहती है हमारे देश की, वो भी नागरिक हैं और उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उन लोगों को बराबर का हक दिलाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये एक डे मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड ट्राइबल डे कहते हैं। ठीक है, दुनिया भर में ये चीज़ें हैं और दुनिया के रूप में ये मनाया जाता है। ये UN द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। ओके, और इसकी थीम क्या थी इस बार की, कोविड-19 इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। तो ये इस बार की थीम थी जो कि जिसके तहत ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को एक और मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया जाता है। जैसे हिरोशिमा पर बम गिराया गया था ना, इसी तरीके से नागासाकी पर भी बम गिराया गया था और उसी की याद में अभी नागासाकी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे। ओके, अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का मनाया जाता है। देखो डे जितने होते हैं ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। डे के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जो देखो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये छोटे छोटे जो डेज होते हैं जैसे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हुआ, हिरोशिमा डे हुआ, नागासाकी डे हुआ, ये पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे कंपेयर करूँ मैं, अगर आप UPSC दे रहे हो या आप SSC भी दे रहे हो मेंस वगैरह, तो उसमें ये जो डे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। देखो ये है क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, देखो
हमारे देश में बहुत सारी मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो एक तरीके से कोई भी अगर आप विदेशी कंपनी ले, जैसे अगर रेडमी का मोबाइल है, तो भारत की जो कंपनी है माइक्रोमैक्स वो भी मोबाइल बनाती है, लेकिन उसको इतनी पहचान नहीं मिल पाती। इसी तरीके से मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, छोटी चीज़ों की बात करें तो अगर कोई साबुन है जो कि बहुत अच्छा साबुन है, जो विदेशी कंपनी का साबुन है, लेकिन इंडिया में भी वो साबुन बनता है, मतलब इंडिया कंपनी का भी साबुन बनता है, लेकिन उसको क्या होता है उतना ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाती। तो भारत देश ने अब वो जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है उसके तहत ये शामिल किया है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे देश के, उनको भी देश भर में बेचा जाएगा। और अब इसके लिए फ्लिपकार्ट पर समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो लोकल मार्केट्स हैं, लोकल जो सामान है, एक लोकल नहीं बोल सकते उन्हें, लोकल जो लोगों के द्वारा बनाया गया जो भारत का है, इंडिजीनियस है, स्वदेशी जो सामान है उसको बेचा जाए, उसको पहचान मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इससे होगा क्या, आज भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी कि हमें जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं उन चीज़ों को भारत इम्पोर्ट नहीं करेगा, तो भारत की जो इकॉनमी है वो बूस्ट होगी, पैसा भी बचेगा। तो ये सारी चीज़ें भारत के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ शुरू की गई। बाकी देखो यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो 2300 किलोमीटर लंबी एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है, जिसके तहत जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने का काम करेगी, और ये इंटरनेट जो सेवाएं हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी है, इसको बहुत ज़्यादा तेज कर देगी। ठीक है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट के लिए डाली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला देश का कौन सा देश पहला बन गया है, यानी कि सबसे पहले किसने रजिस्टर किया है? तो ये क्या है, रूस ने। आप में से सब लोग शायद जानते होंगे, आप लोग, बहुत बड़ी न्यूज़ थी जब आई थी, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि किसने रजिस्टर किया है। तो ये किया है रूस, यानी कि रशिया ने रजिस्टर किया है। ठीक है, अब रशिया ने जो बनाया है इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, इसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी ये नाम है इसका, 5 है या वी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोविड-19 वैक्सीन है जिसे वहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, पंजीकृत कर दिया गया है, और वहाँ पर लोगों को, मतलब जो रोगी हैं, मरीज हैं, उनको दिया भी जा रहा है। जबकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी कोरोना हुआ था और उन्होंने उसको भी ये दिया था। ठीक है, सभी मानदंडों पर ये खरी उतरी है। लेकिन बाकी सारे जो देश हैं वो इस पर थोड़ा सा संदेह जता रहे हैं, वो रिसर्च पेपर मांग रहे हैं किस तरीके से क्या क्या इन्होंने टेस्टिंग की है। तो इस बात पर अभी थोड़ा सा बात चल रही है। ठीक है, ये है देखो मैप में रशिया है, कैपिटल इसकी मॉस्को है, जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल इक्वल। ठीक है, और ये है व्लादिमीर पुतिन, और ये है कोविड-19 की वैक्सीन। आप लोगों को याद रखनी है। देखो मॉस्को ये रहा। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में 70वीं ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने ये जीती है। और ये किसके रेसर हैं? आप लोगों से ये सवाल भी बन जाता है। देखो एक सवाल और बन सकता है, वो भी मैं आप लोगों को इसी में कवर कर देता हूँ। तो ये जो सवाल है वो है रेडबुल के ड्राइवर हैं, जो कि मतलब इसमें जो ये गाड़ी चलाते हैं रेडबुल की। ठीक है, एक होता है देखो मर्सिडीज के भी हैं, जो कि लुइस हैमिल्टन है, जो सेकंड आए थे। बाकी देखो, ठीक है, बाकी जो रेडबुल के ड्राइवर हैं इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है योगेंद्र यादव ने। देखो बुक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते जाते हैं, क्योंकि जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आप लोगों के एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं वो बैंक एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इस तरीके से जो बुक्स हैं, जैसे मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आप लोगों के आईपीएस के एग्जाम में पूछ ली जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए स्टेट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? तो ये योगेंद्र यादव ने लिखी है। और ये भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको समझाने के लिए ये बुक लिखी है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो इसमें कि भारत एक डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मतलब चीज़ें होती हैं। तो इस सब की चीज़ों के बारे में ये किताब लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में कितने पुलिस पर्सोनल्स को मेडल ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है? तो ये 121 पुलिस पर्सोनल्स को दिया जा रहा है, यानी कि पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको ये मेडल दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से ये एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें कि मैं बात करूँ तो देखो 15 सीबीआई के हैं, 10 एमपी पुलिस के हैं, 10 महाराष्ट्र पुलिस के हैं, 8 यूपी पुलिस के हैं, 7 केरल पुलिस के हैं, 7 वेस्ट बंगाल पुलिस के हैं, और साथ साथ आप लोगों को बता दूं मैं 21 वुमेन भी पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो 121 पुलिस कर्मियों को ये दिया जा रहा है।
बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नलों पर महिला आइकन प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये मुंबई बन गया है। ठीक है, मुंबई के दादर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रीट वॉक्स हैं, यानी कि जो फुटपाथ होती है, मतलब बीच में जो रोड पार करने के लिए सिग्नल होने पर, वहाँ पर अब तक आप लोगों को मेल का आइकन देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर फीमेल का आइकन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वहाँ रहते हैं तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। बाकी देखो, बोला ये जा रहा है कि ये भारत देश के हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि पुरुष भी होगा महिला भी होगा, समानता के एक जो अधिकार है वो दोनों को दिया जाएगा, यानी कि दोनों को बराबर का अधिकार देने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ की जा रही है। आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एरोस्पेस कंपनी ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट ने किया। ये भारत की एक निजी कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, जो कि मैं बात करूं अभी हाल ही में जिसको परमिशन दी गई है। देखो, भारत में अब तक क्या होता था, सिर्फ इसरो ही सारे के सारे टेस्ट किया करती थी, लेकिन अब क्या है, 2020 जून में जो अंतरिक्ष में निजी कंपनीज है ना, उनकी भी भागीदारी करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद स्काई रूट एक कंपनी सामने आई है, जिसने कि रमन नाम का एक रॉकेट इंजन का सक्सेसफुली परीक्षण किया है, और बोला ये जा रहा है कि ये 2021 तक अपना पहला रॉकेट भी लॉन्च कर देंगे। जैसे कि देखो, नासा है और स्पेस एक्स जो है वो वहाँ की निजी एक कंपनी है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में ACJ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसने जीता है? देखो, 2019 का ये अवार्ड है जो 2020 में दिया गया, यानी कि 2019 का जो रिकॉर्ड देखा गया उसके तहत 2020 में दिया गया है, और कोविड-19 ने कोरोना वायरस के चलते ये पोस्टपोन हो गया था, और फिर इसको आपको अब दिया जा रहा है। तो ये किसको दिया गया? तो ये नितिन सेठी और शिव शाह दोनों को दिया जा रहा है, शिव शाह सिंह दोनों को दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, नितिन सेठी एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि हफिंगटन पोस्ट के लिए काम करते हैं। बाकी देखो, शिव शाह सिंह द हिंदू के लिए जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, द हिंदू के लिए काम करते हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और अब इन्हें ACJ जर्नलिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, अगर मैं ACJ के बारे में बताऊं तो ACJ की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख सकते हो, इसका नाम है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, और इसका जो न्यू बैच शुरू हुआ है उसके एक तरीके से कह सकते हो जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, स्टार्टिंग का जो ओरिएंटेशन होता है ना, उसमें ये दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में जारी फोर्ब्स मैगजीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले में एक्टर की टॉप 10 लिस्ट में एकमात्र भारतीय कलाकार कौन है? तो ये हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस लिस्ट में शायद एक सेकेंड, 6वें नंबर पर, हाँ 6वें नंबर पर हैं अक्षय कुमार, 6वें नंबर पर हैं इस लिस्ट में। बाकी देखो, इस लिस्ट को टॉप किसने किया? देखो, एक चीज़ आप लोग याद रखा करो, अगर कोई भी एक लिस्ट है, तो जैसे कोई भी लिस्ट हो, कोई भी इंडेक्स आती है, लिस्ट आती है, कोई भी आती है, तो उसमें एक चीज़ आप लोगों को, दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती हैं। एक, टॉप किसने किया है, दूसरी चीज़ उसमें भारत कौन सी रैंकिंग पर है, भारत कौन सी नंबर पर है, अगर भारत का कोई पर्सन है तो वो किस नंबर पर है। दो ही चीज़ें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। ठीक है, देखो, भारत के अक्षय कुमार हैं जो कि इसमें 6वें नंबर पर हैं, और अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वो हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन कौन है? अगर आप लोगों ने द रॉक का नाम सुना है, आप लोग रेसलमेनिया वगैरह देखते हो, WWE देखते हो, तो आप लोगों को पता होगा द रॉक वो बाद में एक्टर बन गए, और अभी हाल ही में फोर्ब्स की मैगजीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर भी बन गए हैं वही। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी देखो, अगर मैं हाईएस्ट पेड एथलीट्स की बात करूं तो रोजर फेडरर ने इसमें टॉप किया है। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग याद करते रहो, क्विज देते रहो। देखो, क्विज भी दिया करो, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए क्विज अपलोड करता हूँ रोज रात को 8 बजे, तो वो भी दिया करो, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल का भी, जहाँ पर आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड, मतलब अपने करियर से रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग वहाँ पर कुछ कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा वहाँ पर, डिस्कशन आप लोगों के साथ जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में किसे ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो ये प्रमोद भसीन को चुना गया। प्रमोद भसीन अब से ICRIER के चेयरमैन होंगे। अभी है क्या, देखो ICRIER एक तरीके से ना, तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो भारत के जो, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, भारत के जो दूसरे देशों से इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के जो संबंध होते हैं उन पर काम करने वाली ये एक एजेंसी है। तो ये काम करती है ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, और इसके अब ये नए चेयरमैन चुने गए हैं प्रमोद भसीन। ये पहले इसके वाइस चेयरमैन थे और अब इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चेक धोखाधड़ी रोकने के मदद करने के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा की घोषणा की, यानी कि विच बैंक अनाउंस पॉजिटिव पे फीचर टू हेल्प अवॉइड चेक फ्रॉड्स। चेक फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक घोषणा की है जिसमें पॉजिटिव पे होगा। पॉजिटिव पे एक तरीके से फीचर है जिसमें कि अगर आप लोगों को बैंक में एक डिटेल्स अपनी पास करनी पड़ेंगी, कई सारी मतलब कुछ डिटेल्स होंगी। अब तक क्या होता था, सिर्फ आपके जो चेक पे साइन होते हैं ना वही मैच किए जाते थे, लेकिन अब से आपके जो डिटेल्स हैं वो भी मैच करके देखी जाएंगी। 50,000 से ऊपर का अगर आपका चेक होता है तो ठीक है, 50,000 से ऊपर के चेक होंगे तो उस पर ये चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर मैच करती हैं तो ही पास किया जाएगा वो चेक, वरना आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा, या इस तरीके से कह सकते हो कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई के द्वारा। मैं तो कहता हूँ बाकी के बैंक्स को भी ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप लोगों के लिए एक सवाल है। आप लोग बताओ कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखो सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए चेयरमैन के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। सोमा मंडल को इसके चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ओके, और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो 1974 में हुई थी। स्टील अथॉरिटीज का जो वर्क होता है ना भारत में, वो ये देखता है, यानी कि सेल देखता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसके अभी जो चेयरमैन है ना, ये इस साल के एंड में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद इनका कार्यकाल शुरू होगा, यानी कि अगले साल से इनका कार्यकाल शुरू होगा और अभी इनको चुन लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आदित्य पुरी की अगर मैं बात करूं, आदित्य पुरी कौन है? जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं और हाईएस्ट पेड बैंकर हैं 2019-2020 के अभी तक के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो एचडीएफसी बैंक के ये थे, अभी हट गए हैं, केवल 14 अगस्त तक बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, बाद में ये मतलब दूसरे जो कोई और बन गया है एचडीएफसी बैंक के, वो मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। बाकी अर्चना सोरेंग यूएन की नई एडवाइजरी ग्रुप में शामिल हुई हैं। ठीक है, और सुनील यादव, ये इनको यूएन के द्वारा इग्निको, ठीक है, ये इस चक्र इग्निको ने कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया था। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके रखोगे। तो देखो ये था करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन अगस्त के सेकंड वीक का। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अगस्त का पूरा वीक, पूरा मतलब मंथ का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए डाल दूं वन लाइनर की फॉर्म में, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पूरे मंथ का करंट अफेयर डाल दूंगा। देखो जल्दी बताना, आज 31 तारीख है, अगर आप लोग बता दोगे तो मैं एक तो नहीं 2 तारीख को मैं जरूर डाल दूंगा आप लोग के लिए। देखो आज कमेंट कर दो, कल कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, कि जो आप बच्चों को और को भी पता चलेगा, वो लोग भी पढ़ेंगे, उन लोगों की भी देखो हेल्प होगी। देखो शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोगों के टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि शेयर करो और हमारी भी केयर होगी। यानी कि अगर हम मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ का देखो हम लोगों को भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उन लोगों को हेल्प हो। तो वो चीज़ है, आप लोग मैक्सिमम शेयर करो। बाकी देखो घटना चक्र की क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी। आज आकांक्षा मैम की क्लास है, आप लोग जरूर देखिएगा। और मेरी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को फ्राइडे से देखने को मिलेंगी। फ्राइडे से मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वहाँ पर भी आइएगा। देखो घटना चक्र शुरू हो रहा है, घटना चक्र आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, तो जरूर आइएगा आप लोग देखने के लिए। बाकी देखो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।